मणिपुर जैसे एक युद्ध स्थल है। बहुत साफ कह सकता हूँ कि कोई भी हिंसा लंबे अरसे तक नहीं चल सकती अगर सरकार नहीं चाहे कि वो चले। रिलीफ में कोई जगह सरकार रिलीफ का काम नहीं किया था, ना गुजरात में किया, ना मणिपुर में। उस तरह की हालात मणिपुर में मैंने देखी। ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? मणिपुर जैसे एक युद्ध स्थल है, गृह युद्ध, एक सिविल वॉर, उस तरह की हालात मणिपुर में मैंने देखी। वहाँ जाए बिना समझ में नहीं आ सकता है। आप कल्पना करें कि दोनों मतलब एक किस्म का एक डिवीज़न आ गया है, एक विभाजन आ गया है, और लोग अपने हाथ में हथियार AK-47, बॉम्ब्स, लाइट मशीन गन्स लेके ये जो हिंसा चल रही है, और इसका रुकने का कोई संकेत नहीं है। ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? मैं प्रशासन में रहा हूँ, IAS अफसर रहा हूँ। बहुत साफ कह सकता हूँ कि कोई भी हिंसा लंबे अरसे तक नहीं चल सकती अगर सरकार नहीं चाहे कि वो चले। तो इसमें तो कोई शक हो नहीं सकता कि ये सरकार की सहमति से ये हिंसा हुई है। और भी ये गंभीर बात ये है कि जो वहाँ के राज्य सरकार हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, एक तरह से उन्होंने इस हिंसा में दो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। जो मैदानी क्षेत्र में जो इम्फाल का जो वैली है, उसमें मैती लोग रहते हैं, जिसमें अधिकांश लोग हिंदू समुदाय के हैं, और पहाड़ों में ट्राइबल लोग रहते हैं, जिसमें और ये जो विभाजन हुआ है, ये डिवीज़न हुआ है, ये कुकी लोग, जो आदिवासी कुकी और मैदानी इलाके में जो मैती लोगों के बीच का एक किस्म का गृह युद्ध है। मैती लोगों की बहुसंख्या है, और उस बहुसंख्यक समूह के एक तरह से किस सरगना के रूप में मुख्यमंत्री काम कर रही हैं। तो सरकार की भूमिका, सरकार चाहती तो उनको एंटिसिपेट करना चाहिए था, इसको रोक सकते थे। हिंसा भड़कने के तुरंत बाद स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते थे। और जो कुछ वीडियो से हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, जहाँ बहुत बुरी तरह से लड़कियों, औरतों के साथ जो सेक्सुअल वायलेंस हुआ था, वीडियो में ही जिन्होंने किया है वो उनके चेहरे देख रहे हैं। लेकिन जब तक ये वीडियोस 1-2 महीनों बाद वायरल नहीं हुए, तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जिन्होंने गोली मार के लोगों की हत्याएं की हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। गाँव के गाँव पूरी तरह से जला दिए गए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सरकार की, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों का बहुत ही बड़ा फेलियर है। ये एक बॉर्डर स्टेट है, बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील बॉर्डर स्टेट है। केंद्र सरकार को बहुत जल्दी उसमें हस्तक्षेप करना ज़रूरी था। संविधान में आर्टिकल 355 ये कहता है कि अगर राज्य सरकार संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं कर रही, तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना उनका ड्यूटी बनता था। और ऐसे वक्त में जब हिंसा चलती जा रही है, और लोगों का विश्वास सरकार में नहीं रहा है, तो प्रेसिडेंट्स रूल केंद्र सरकार को लाना ज़रूरी था। एक और जो बहुत बड़ा फेलियर है, जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है, वो है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। क्योंकि जब लगभग एक छोटे से प्रदेश में कम से कम 60,000 लोग उनके घर गांव पूरी तरह से
जला दिए गए हैं, नष्ट किए गए हैं। डर के कारण से वो रिलीफ कैंप्स में बड़ी संख्या में लोग हैं। तो पूरी ये रिलीफ कैंप्स की जिम्मेदारी राज्य सरकार को लेनी चाहिए थी, केंद्र सरकार की सहायता के साथ। लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगभग मतलब कहीं दिख नहीं रहे। खास करके जो बड़ी संख्या में जो कुकी लोगों के जो रिलीफ कैंप्स हैं वो पूरी तरह से चर्च के प्रांगणों में स्थापित की गई। सरकार बिल्कुल एब्सेंट है, नदारद है। और ये भी मुझे लगता है कि सरकार का बहुत बड़ा फेलियर, और ऐसा फेलियर जिसकी क्षमा नहीं हो सकती है, वो भी सरकार का है कि उन्होंने हिंसा को रोका नहीं। हिंसा होने के बाद उसको तुरंत संभाला नहीं। जो दोषी थे उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, और जो लोग घर से बेघर हुए, जिनके घर जला दिए गए थे, उनके रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए भी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई। ಈ ಮುಂದುವರಿದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ? ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು? पूरे गांव के गांव जला दिए गए हैं। मतलब कुछ बचा नहीं है उन गांव में। डर का इतना माहौल है ये दोनों समुदाय के बीच में कि लोग वापस जाने के लिए बहुत ज़्यादा डर है। यहाँ तक हालत है कि जो बड़ा अस्पताल है वो इम्फाल में है, लेकिन कोई भी कुकी समाज का व्यक्ति घायल हो, उसका इलाज की ज़रूरत है, उनको डर है कि वो एक किस्म का बॉर्डर बन गया है। हालांकि ये एक ही स्टेट के अंदर का है, पर एक बड़ा जैसे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में जो बॉर्डर होते हैं उस तरह की हालत है कि कोई उसके पार नहीं हो सकता है ताकि उनका इलाज हो सके। तो समाज बिल्कुल विभाजित हो गया है, टूट सा गया है, और डर और नफ़रत चरम सीमा पे पहुंच गई है। और जो लोग 60,000 लोग घर से बेघर हुए हैं, उनकी जो स्थिति है, बच्चे हैं, माताएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, विकलांग लोग हैं, वो जिस हालत में, और सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, ऐसी हालत में जैसे मैं कह रहा था, कल्पना करना भी मुश्किल है कि उनकी क्या हालत हुई है। ಮಣಿಪುರ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ? ಮಣಿಪುರದ ಮುಂದಿರುವ ದಾರಿ ಯಾವುದು? देखिए, जब तक वर्तमान व्यवस्था जारी रहे तो कोई संभावना नहीं है कि मणिपुर के हालात में कोई सुधार आए और वहाँ शांति बहाल हो। ऐसा संभव ही नहीं है। वर्तमान सरकार को पहले हटना ज़रूरी है, और वहाँ ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट्स रूल में गवर्नर के तौर पे, एडवाइज़र के तौर पे ऐसे सम्मानित लोगों को रखना ज़रूरी है जो जिनके ऊपर दोनों समुदाय के लोगों का विश्वास हो। वो पहला कदम ज़रूरी है। फिर रिलीफ की व्यवस्था अच्छी तरह से हो, जिससे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ये कुछ हद तक कंट्रोल हो सके। कई आर्मरीज़ को पूरी तरह से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 4,500 हथियार पुलिस और पैरामिलिट्री, इन सब के आर्मरी में से ये भीड़ ने ये हथियार लिए हैं। उन हथियारों को किसने चोरी की उनको पकड़ना ज़रूरी है, और एक पूरा ऑपरेशन होना चाहिए कि सब हथियारों को
मतलब वापस ले लिया जाए। उसके बाद फिर धीरे धीरे दोनों समुदाय के जो लीडर्स हैं उनको इकट्ठा करना, बातचीत का सिलसिला, पर वो सिलसिला तभी संभव है जब ये वर्तमान सरकार प्रशासन पूरी तरह से बदला जाए। ಮಣಿಪುರ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಇತರ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? नॉर्थ ईस्ट में तो होगा ही उसका असर, जो पड़ोसी प्रदेश हैं। मिज़ोरम में कुकी समुदाय से जुड़े हुए रिश्ता रखने वाले वहाँ के ट्राइब्स हैं, उनमें बहुत दुख और पीड़ा है। बाकी भी जो स्टेट्स हैं इससे अछूते तो नहीं रह सकते। जो वहाँ की हिंसा और वहाँ का जो दरार और एक युद्ध की स्थिति बनी है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश में के लिए मणिपुर एक उदाहरण है कि अगर हम लोग नफ़रत और अलगाव की राजनीति को इसी तरह से सरकार द्वारा प्रायोजित नफ़रत का दौर को हम बढ़ावा देते रहें, जो मणिपुर का आज है वो बाकी हिंदुस्तान का कल हो सकता है। ಗುಜರಾತ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? सरकार मेजॉरिटी कम्युनिटी के पूरी तरह से खुली तरह से खड़ा है। केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रहा है और हिंसा बहुत लंबे अरसे तक चलता जा रहा है और कोई जवाबदेही नहीं है। जो राज्य सरकार है वो उसकी इसमें भूमिका के जो हिंसा नहीं रोकने में या हिंसा में शामिल होने की जो शिकायत है, उसके बावजूद भी इनफैक्ट गुजरात में वहाँ के मुख्यमंत्री ने हिंसा के बाद गौरव यात्रा निकाला। तो उस तरह की स्थिति है। और एक और जो मैंने पहले बात की कि रिलीफ में कोई जगह सरकार रिलीफ का काम नहीं किया था, ना गुजरात में किया, ना मणिपुर में। और जो असरग्रस्त समुदाय हैं उनके ऊपर ही छोड़ दिया गया है कि वो अपने आप को संभालें। ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮುಂದಿರುವ ದಾರಿ ಯಾವುದು? मेरे ख्याल में भारत के लोगों को मणिपुर के लोगों के दुख में पूरी तरह से शामिल होना ज़रूरी है। वहीं से शुरुआत है। मणिपुर के लोग भी हिंदुस्तान के बराबर के नागरिक हैं। उनके ऊपर जो ये एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी है, वो क्यों बनी है, ये हर हिंदुस्तानी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। वहाँ की सरकार की इसमें जो भूमिका थी वो क्यों रही ये भूमिका, और उनके खिलाफ अभी तक भी वो क्यों अपने पद पे बने हुए हैं। केंद्र सरकार क्यों ज़रूरी पहल नहीं कर रही है। ये हिंसा जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है रिलीफ कैंपों में, उसमें लोगों की मदद, मरहम का काम सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं। और इनफैक्ट बड़े सिविल सोसाइटी ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज़, NGOs भी वहाँ क्यों नहीं पहुँचे हैं। ये सवाल हर हिंदुस्तानी को के ज़मीर पे, उनके कॉन्शियंस पे ये सवाल उठना चाहिए। और हम लोगों को मणिपुर में जो खून की नदियाँ बह रही हैं, इसको रोकने के लिए हमें अपने सरकारों पे दबाव डालना ज़रूरी है। और हमें इस देश के संविधान के अनुसार हर नागरिक की सुरक्षा हो, मणिपुर में रहें या देश के किसी और हिस्से में, उसके लिए हम लोगों को सब मिल के संघर्ष करना ज़रूरी है।